Hello everyone. Good evening. Hello, good evening. Good evening. यस, कल मार्गदर्शन सेशन को आप सब लोग थे? यस एवरीवन। दर्शना और रोहित मुझे याद है। तुषार, ललित कुमार, आपने कल का हाँ। सेशन अटेंड? नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग देखा उसका। ओके फाइन। यस तुषार, व्हाट अबाउट यू? फाइन। कल के सेशन के बारे में किसी को कुछ डाउट है? अबाउट एडमिशन, अबाउट एनीथिंग? हाँ। ओके। बस एक 2 मिनट के लिए वेट करते हैं एंड 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
यस, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? Yes. ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट एवरीवन, डायरेक्टली माइक अनम्यूट मत करो प्लीज। चैट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप करो। आपने सिंपली थम्स अप भी सेंड किया तो भी चलेगा, हमें इमोजीज की फैसिलिटी दी है, सो यस कहने के लिए आप थम्स अप भी दे सकते हो। और हाँ, आपका काम मैं आसान कर देती हूँ। कुछ चीजें हम आज शॉर्टकट्स देख लेते हैं। आई नो आपको किसी दूसरे को पूरा पैराग्राफ एज अ मैसेज टाइप करके सेंड करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ट्रेनर्स को रिप्लाई देने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए हम कुछ शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं। यस के लिए आपको सिर्फ वाई टाइप करना है, नो के लिए एन। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, मैं पूछती हूँ क्लियर है क्या, तो सी फॉर क्लियर, सी फॉर क्रिस्टल क्लियर, एनसी फॉर नॉट क्लियर। जनरली एनसी मत कहना, आर टाइप करो, आर फॉर रिपीट। ठीक है, तो हर एक चीज के लिए अपने पास शॉर्टकट्स है। आपके पास अगर और कुछ शॉर्टकट्स है तो आप वो भी बता सकते हो, वी विल इम्प्लीमेंट दैट, चलेगा? जैसे कि कुछ शॉर्टकट्स मुझे आपसे भी पता चले हैं। आपसे मतलब मेरे प्रीवियस स्टूडेंट से, एलएनसी मतलब कभी कभी ऐसे होता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वॉइस ब्रेक हो रही है, राइट? तो वॉइस ब्रेक के लिए वो वॉइस ब्रेक वगैरह नहीं टाइप करते, वीबी टाइप करते हैं। सो वीबी फॉर वॉइस ब्रेक। एलएनसी मतलब लाउड एंड क्लियर। अगर मैं पूछती हूँ अब आवाज मेरी क्लियर है या नहीं, सो एलएनसी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, बहुत बार ये भी सिनेरियो हुआ है, मैं असाइनमेंट्स का स्टेटस पूछ रही हूँ कि असाइनमेंट्स कंप्लीट हुए क्या, कितने किए, कितने क्वेश्चंस हुए, तो मुझे WIP ऐसे मैसेज आया था, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, तो ऑब्वियसली वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे नहीं बताना है। इफ आई एम आस्किंग अबाउट असाइनमेंट्स, तो प्लीज टेल मी कि आपकी कौन सी असाइनमेंट चल रही है, कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट है। ठीक है, तो ये बताने के लिए आपको प्रॉपर मैसेज टाइप करना होगा। उसके लिए अपने पास अभी तक तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप ढूंढ लेते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि एज आई सेड कि मुझे मैसेज करने में आपको दिक्कत होती है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ओके, सो इज इट फाइन? आई होप अब तो आप रिप्लाई दोगे मुझे। रिपीट? क्या रिपीट करूँ रोहित? शॉर्टकट की मीनिंग? ओके, डोंट वरी, जब भी जरूरत लगेगी मैं खुद बताऊंगी। वाई फॉर यस टाइप करो, एन फॉर नो टाइप करो, सो डोंट वरी। ठीक है, वीबी मतलब वॉइस ब्रेक है, एलएनसी मतलब लाउड एंड क्लियर है, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। प्लीज WIP कभी भी यूज मत करना। मुझे इन डिटेल बताना कि हम आप कहाँ पे हो, कितने असाइनमेंट्स कंप्लीट है, कितने रिमेनिंग है। ओके, तो यस, प्रोग्रामिंग वगैरह तो सीख लेंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए वी नीड अ कंप्यूटर। तो पहले अपने इस कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक्स चीजें जो है वो आज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली डायरेक्टली VS कोड ओपन करो और कोड टाइप करना मैंने स्टार्ट किया, ये नहीं होने वाला। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो पहले अपने सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद ही हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड से है या आईटी बैकग्राउंड से है लेकिन कॉलेज में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, वॉट एवर इट इज, जो भी सिनेरियो है, हम स्क्रैच से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जिस कंप्यूटर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस कंप्यूटर के अपने हार्डवेयर्स रहते हैं, राइट? कंप्यूटर में दो पार्ट्स रहते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है, व्हाट कम्स अंडर हार्डवेयर इन कंप्यूटर? हाँ, रिप्लाई देना है एवरीवन, चैट बॉक्स में सबको मैसेज टाइप करने हैं। मेरे पास यही एक रास्ता है ये जानने के लिए
कि आप सब एक्टिव हो। ओके, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, रैम, ओके, देन बस इतना ही, एवरीवन। ओके, देन सीपीयू, ओके, मॉनिटर, डेस्कटॉप पे ही मॉनिटर आ जाएगा, करेक्ट? सो डेस्कटॉप मॉनिटर एक ही हो गया। ड्राइव्स, ओके, से हार्ड ड्राइव। तो ये सारे अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, राइट? अब यहाँ पे हमने कीबोर्ड कहा, माउस कहा, प्रिंटर कहा, देन मॉनिटर कह रहे हैं। अब ये सारे जो डिवाइसेस हैं, ये अपने कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अपने कंप्यूटर को इनपुट मिलता है थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस, और जो भी फाइनल आउटपुट है, जैसे कि अभी मैं कुछ तो टाइप कर रही हूँ यूजिंग कीबोर्ड, तो यूजिंग कीबोर्ड में इनपुट दे रही, और वो इनपुट मुझे डिस्प्ले हो रहा है वाया मॉनिटर। सो मॉनिटर विल बिकम द आउटपुट डिवाइस, keyboard, mouse, it will become the input devices. Again, printer is also your output device. तो इन सबको मिला के, मतलब अपना कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सबको मिला के हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अपने कंप्यूटर के कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं विच कम्स अंडर द हार्डवेयर। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर सकते हैं, स्पीकर्स अपने कंप्यूटर के साथ जो आते हैं, वो भी हम इस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ऐड कर सकते हैं। देन आपके पास भी शायद से वो कैमरा रहेगा, जो हम एक्सटर्नल कैमरा अप्लाई करते हैं वाइल गिविंग द इंटरव्यू या वाइल अटेंडिंग एनी ऑनलाइन क्लासेस। अगर हमें कैमरा ऑन करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सटर्नल कैमरा अप्लाई करते हैं। अगेन दैट कैमरा कम्स अंडर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो माइक्रोफोन हम यूज करते हैं, माइक्रोफोन ऑल्सो कम्स अंडर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सारे अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से मेनली फोकस जो हमें करना है वो रहेगा रैम, हार्ड डिस्क और सीपीयू पे। ठीक है, सो हार्ड डिस्क, रैम एंड सीपीयू, इस पे हमें मेनली फोकस करना है। सीपीयू का हम समझ सकते हैं, सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वही से सारे काम होने वाले, तो सीपीयू पे फोकस करना है, वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन रैम और हार्ड डिस्क पे क्यों हमें फोकस करना है? तो रैम एंड हार्ड डिस्क, ये जो है, ये दोनों भी मेमोरी यूनिट्स है।
मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट है क्या, इतनी जरूरी है क्या? तो यस, इट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर हम कोई, मेमोरी की जरूरत क्या है? बेसिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करना। अगर हम इंफॉर्मेशन स्टोर ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर प्रोसेस करना हार्ड जाएगा। ऐसे क्यों? और ये सच में होता है क्या? ये हम थोड़ी ही देर में एक छोटे से एक्सरसाइज के थ्रू देख लेंगे। लेकिन फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द CPU, RAM and hard disk. Basically, we will start with the discussion of hardware of computers. अब सबसे पहले रैम और हार्ड डिस्क, जैसे मैंने कहा, ये दोनों भी मेमोरी यूनिट है। सीपीयू का हम जानते हैं इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अपने मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं। हाँ, ये हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी वी होल्ड। और वो दो टाइप्स कौन से हैं, ये पता है क्या? ऑब्वियसली रैम एंड हार्ड डिस्क ये दो टाइप नहीं है, वो उसके एग्जाम्पल्स है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। वो दो टाइप्स कौन से हैं? परफेक्ट। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, कैशे मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन ऑपरेटिंग सिस्टम के सेशन में आपको कैशे मेमोरी क्या होती है, कहाँ पे यूज होती है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। अब मुझे बस इतना बताओ, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? यस, परफेक्ट। रैम इज प्राइमरी मेमोरी। हाँ, तो ऑब्वियसली हार्ड डिस्क विल बी द सेकेंडरी मेमोरी। परफेक्ट। नहीं शुभम, रैम एंड रोम ये दोनों भी प्राइमरी मेमोरीज हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क और आपकी एसएसडी ये दोनों सेकेंडरी मेमोरीज हैं। अब प्राइमरी मेमोरीज मतलब क्या? जो टेम्पररी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी। जब भी हमें किसी भी डेटा पे प्रोसेसिंग करना है तो फॉर प्रोसेसिंग पर्पस हम उस डेटा को प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट करेंगे या प्राइमरी मेमोरी पे लेकर आएंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद अगेन जो भी फाइनल रिजल्ट है, जो भी फाइनल डॉक्यूमेंट है, जो भी फाइनल डेटा है, वो बाय डिफॉल्ट आपके हार्ड डिस्क पे या आपके एसएसडी पे ही स्टोर हो जाएगा। और इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। इसे क्या कहा जाता है? परमानेंट। ठीक है, चलो एक क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबका खाना हो गया? यस एवरीवन, खाना हो गया ना सबका? थम्स अप दिया तो चलेगा। इमोजीज का यूज कर लो अच्छे से। नाइस। अब मैथमेटिक्स के लेक्चर में हमें बोर होता था, नींद तो नहीं आती थी, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को काम देंगे तो थोड़ा सा जग जाएंगे। ठीक है, तो एक क्विक एक्सरसाइज है, मैं कुछ नंबर्स बोल रही हूँ, आपको फटाफट उन नंबर्स की एडिशन बतानी है। चलेगा?
चलो, 8 + 9। ओके। अरे, 8 + 9 किशोर। 17. हाँ। हाँ, अगेन प्लीज अनम्यूट मत करना, ठीक है, प्लीज। चलो, 17, परफेक्ट। 18 + 10। 7 + 9। ओके। 3 + 18। 25 + 23। 5 + 7। 2 + 4। 2 + 7 + 9 + 8 + 12 + 18 + 25। नाइस। किशोर का आंसर आ गया है। हाँ, मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो ऑब्वियस है, एबेकस या अपना वैदिक गणित, ऐसे कुछ कोर्सेज किए हैं, क्लासेस किए हैं, तो इतने फटाक से आंसर आ जाते हैं। वो आंखों के सामने सारी नंबर्स इमेजिन हो जाते हैं इमीडिएट इफेक्ट पे। बाकी सबका ऐसे होगा कि मैम एक बार फिर से नंबर्स रिपीट करो, राइट। ऑनेस्टली वो नंबर्स मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने रैंडमली नंबर्स लिए थे। मैंने कहीं पे भी आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं ये नोट नहीं किया था। रैंडमली मुझे जो नंबर्स याद आ रहे थे मैं बस आपको एडिशन करने के लिए बोल रही थी। जैसे दिमाग में आया मैंने बोल दिया, किस्सा खत्म, कहीं पे भी वो नोट नहीं हुआ। जब भी हम किसी भी चीज को नोट करते हैं, लिख लेते हैं, तो लिखने के बाद वो परमानेंटली एज इट इज रह जाता है, राइट। हम नोटबुक पे लिख रहे हैं या मैं अभी आपके सामने ये नोट्स पे लिख रही हूँ, तो लिखने के बाद ये परमानेंटली स्टोर हो रहा है। लिख दिया और इरेज हो गया, ऐसा कुछ सिनेरियो है क्या यहाँ पे? नहीं। लिखने के बाद ये यहाँ पे परमानेंटली रह रहा है। अब इसका फायदा क्या है? जब भी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है तो जब भी रिक्वायरमेंट है वहां पे जाकर हम ये डेटा चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि थर्ड एडिशन के लिए मैंने नंबर्स क्या बोले थे, तो किसी को याद है? हाँ, प्लीज चैट बॉक्स मत देखना। इमीडिएटली आपको याद आ रहा है कि थर्ड एडिशन के लिए जो नंबर्स मैंने दिए थे वो क्या थे? यस, किशोर। अब ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। इमीडिएटली पूछ रही हूँ इसलिए शायद किसी को याद भी आ जाएगा कि थर्ड टाइम हमने कौन से दो नंबर्स की एडिशन की थी। लेकिन अगेन इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि हमें याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं नंबर्स बोल रही थी तो टेम्पररी टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके दिमाग में वो नंबर्स थे। आपने उन नंबर्स पे प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग के बाद वो नंबर चले गए। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम के लिए वो आपके दिमाग में फिट हुए थे। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही वो सारे नंबर्स दिमाग से चले गए। तो बेस्ट सेम सिनेरियो आपके प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का है। जब भी हमें किसी भी डेटा पे प्रोसेसिंग करनी है तो वो डेटा अपनी प्राइमरी मेमोरी पे रहता है, जो हम टेम्पररीली स्टोर करते हैं ऑन रैम। तो रैम पे डेटा आएगा,
टेम्पररीली हम उसे स्टोर करेंगे। अब टेम्पररी मतलब कितने टाइम के लिए? तो जब तक हमें उस डेटा पे प्रोसेसिंग करनी है तब तक हम उस डेटा को अपनी इस रैम मेमोरी पे स्टोर करेंगे। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है वो डेटा रैम मेमोरी से चला जाएगा। तो वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने उस डेटा को इस मेमोरी में स्टोर किया था, इसलिए उसे टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। इसलिए रैम को टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर यही सारे क्वेश्चंस, यही सारे नंबर्स मैंने पेन पेपर पे लिखे होते, पेन पेपर पे लिखे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जब भी हमें एडिशन करनी है तो सिर्फ पेन पेपर से एडिशन नहीं होती है। वो सारे नंबर्स हमें अपने दिमाग के पास लेकर जाने पड़ेंगे, दिमाग में उस पे प्रोसेसिंग होगी और फिर हम आंसर लिखेंगे। अब प्रोसेसिंग के बाद अपने दिमाग से वो नंबर्स चले जाएगी। अगर मुझे फिर से वो नंबर्स देखने हैं, तो मुझे कहाँ पे जाना होगा? अपने नोटबुक के पास। दैट इज नथिंग बट योर हार्ड डिस्क, योर परमानेंट मेमोरी। हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो जब भी रिक्वायरमेंट है हम जाकर वहां से डेटा लिख सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क पे ही प्रोसेसिंग नहीं होगी। वी हैव टू लोड डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम फॉर प्रोसेसिंग पर्पज। प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम तक ये रहता है, इसलिए उसे हम टेम्पररी मेमोरी कहेंगे। और हार्ड डिस्क को हम परमानेंट मेमोरी कहेंगे। वाई टेम्पररी एंड वाई परमानेंट, ये दो पॉइंट्स क्लियर है? जस्ट वन थम्स अप। मैं और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे। ये सबसे चाहिए, सॉरी। तभी मुझे पता चलेगा आप सब यहाँ पे हो और आप सुन रहे हो। वो कैसे होने वाला है कि हम खाना खा रहे हैं और इमीडिएटली लेक्चर के लिए बैठ गए? नींद आने के चांसेस बहुत है। प्लीज इंटरैक्टिव रहो। आप जितना इंटरैक्ट करोगे उतने और पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आपके क्वेश्चन से और नए नए पॉइंट्स आते हैं समझ में और उस पर डिस्कशन भी होता है। तो प्लीज एवरीवन बी इंटरैक्टिव। So this is the reason why it is temporary memory, why it is permanent memory. अब डिस्कशन करना है कि इसे प्राइमरी मतलब रैम मेमोरी को प्राइमरी क्यों बोलते हैं और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं। लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट। अब इसके लिए हमें पिक्चर में लगेगा अपना सीपीयू। तो सबसे पहले रहता है अपना सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन अपने पास दो टाइप्स की मेमोरीज है। फर्स्ट मेमोरी इज रैम मेमोरी and second memory is hard disk memory, that is temporary, permanent, primary, secondary, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। तो मेरे पास है रैम मेमोरी और हार्ड डिस्क मेमोरी और अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब होता क्या है, लेट्स से कि अपने हार्ड डिस्क पे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन हार्ड डिस्क पे है। मुझे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करना है फॉर डूइंग सम डॉक्यूमेंटेशन और वॉट एवर इट इज। तो हार्ड डिस्क पे जो वर्ड एप्लीकेशन अपने पास है, इस वर्ड एप्लीकेशन को सबसे पहले जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक के बाद हार्ड डिस्क से ये वर्ड एप्लीकेशन लोड होता है आपके रैम मेमोरी में। तो ये जो लोडिंग टाइम है ना, तो इस लोडिंग टाइम की वजह से अपना वर्ड एप्लीकेशन ओपन होने के लिए टाइम लगता है। डबल क्लिक करते ही हार्ड डिस्क से अपने वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन की कॉपी इस रैम पे आ जाती है। मतलब अपना ये वर्ड एप्लीकेशन रैम पे लोड हो जाता है। इस लोडिंग टाइम की वजह से बहुत बार अपना वर्ड एप्लीकेशन इमीडिएटली ओपन नहीं होता है। अब लोड होने के लिए क्यों टाइम लगता है वगैरह, ये बहुत डिटेल में जाने वाली चीजें हैं, वो भी देखेंगे लेकिन अपने ओएस के सेशन में। ठीक है। अभी के लिए बस इतना इतना ही पॉइंट है कि वर्ड एप्लीकेशन पे डबल क्लिक किया, जैसे ही डबल क्लिक किया अपना वर्ड एप्लीकेशन हार्ड डिस्क से रैम पे लोड हो गए। अब ये क्यों करना है, बिकॉज आपका ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ रैम से ही कनेक्ट कर पाता है, रैम से ही कम्युनिकेट कर पाता है। तो सीपीयू कैन ओनली कम्युनिकेट विथ रैम मेमोरी। ठीक है। अब सीपीयू सिर्फ रैम से कम्युनिकेट कर रहा है, सारे
सारा डेटा परमानेंटली कहाँ पे स्टोर है? हार्ड डिस्क पे। तो फिर रैम के पास वो डेटा आना जरूरी है। इसलिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, जब भी हम कोई डेटा यूज करना चाहते हैं, तो वो डेटा हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होता है, सो दैट अपना सीपीयू उस डेटा के साथ कुछ तो काम कर सके। समझ में आ रहा है? अब आपका सीपीयू डायरेक्टली रैम से कनेक्ट हो करता है, इसीलिए इस रैम को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि सीपीयू के सॉरी रैम के साथ सीपीयू डायरेक्टली कांटेक्ट में, रैम के साथ सीपीयू डायरेक्टली कांटेक्ट में होने की वजह से रैम इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा। हमेशा रैम ही हार्ड डिस्क से कम्युनिकेट करेगा, हार्ड डिस्क से डेटा लेगा। एंड दैट्स व्हाई हार्ड डिस्क इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है? व्हाई प्राइमरी, व्हाई सेकेंडरी? यस। अब रैम मेमोरी और अपनी हार्ड डिस्क, इन दोनों में हमने ये तो डिफरेंस देख लिया कि भाई रैम मेमोरी प्राइमरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है। रैम टेम्पररी है, हार्ड डिस्क परमानेंट है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे फोटो स्टोर करने हैं, मुझे मूवीज बहुत सारी देखनी है, वो स्टोर करनी है, वॉट एवर इट इज, अगर मुझे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो वो डेटा स्टोर करने के लिए अपने लिए हार्ड डिस्क इंपॉर्टेंट है। अब हम 1 टीबी हार्ड डिस्क की प्राइस देखें। ठीक है, अपने पास एक हार्ड डिस्क है फॉर 1 टीबी। तो इस 1 टीबी हार्ड डिस्क की जो प्राइस है, लेट्स से कि 5,000 है, 2,000। तो 1 टीबी हार्ड डिस्क की प्राइस है 2,000। एक मिनट बस। 18 + 3 अच्छा, सॉरी। ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन? मेरी आवाज क्लियर है? यस, एम आई ऑडिबल? नो? हेलो? अब आवाज क्लियर है क्या? यस? ओके। 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 चलो, सो 1 टीबी हार्ड डिस्क की जो प्राइस है वो लेट से 2,000 है। और वही अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे, अगर 1 टीबी हार्ड डिस्क की प्राइस 2,000 है, तो वहीं पे 16 GB रैम की प्राइस भी रहती है 2,000। ये देखा है आपने? 16 GB रैम की प्राइस 2,000 है, और वहीं पे 1 टीबी हार्ड डिस्क की प्राइस 2,000 है। अब ये जीबी और टीबी, सो 1024 GB मतलब 1 टीबी। यूनिट समझ में आ रहे हैं? 1024 GB मतलब 1 टीबी। अब ये 1 टीबी हार्ड डिस्क हमें मिलती है 2,000 में, वेरएज 16 GB रैम हमें मिलती है 2,000। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो आप क्या प्रेफर करोगे, हार्ड डिस्क या रैम? 2,000 में 1 टीबी मेमोरी आपको चाहिए, या 2,000 में 16 GB मेमोरी चाहिए? यस एवरीवन? पॉइंट समझ में नहीं आ रहा क्या? सेम है, प्राइस सेम है, लेकिन मेमोरी में बहुत डिफरेंस है ना रोहित। 1 टीबी मेमोरी कहाँ पे और 16 GB मेमोरी कहाँ पे, ये समझ में आ रहा है? 1 टीबी मतलब कितने जीबी?
1024 GB। तो आपको 1024 GB चाहिए या 16 GB चाहिए? एवरीवन, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? 1 TB ना, क्योंकि बहुत मेमोरी मिल रही है। अब 1 TB मेमोरी ये सिर्फ 2000 में दे रहे हैं, 2000 रुपीज में ही दे रहे हैं हार्ड डिस्क के लिए। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क का प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, इसलिए बहुत बार डेटा लोड होने के लिए भी हमें टाइम लगता है। तो हार्ड डिस्क का डेटा लोड करने का जो टाइम है, बेसिकली स्पीड है, तो ये स्पीड बहुत स्लो है। स्पीड क्या है? स्लो है। लेकिन रैम मेमोरी का जो स्पीड है, वो स्पीड बहुत हाई है। एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, रैम इज टू मच फास्टर। ये समझ में आ रहा है? और इसी वजह से सिर्फ 16 GB रैम के लिए हम 2000 आराम से दे देते हैं। ओके, तो व्हाट मैटर्स टू अस कि भाई स्पीड है क्या? स्पीड हमें बहुत ज्यादा मैटर करती है। रैम के पास स्पीड फास्टर है, उसकी स्पीड फास्टर है, तो 16 GB, सिर्फ 16 GB मेमोरी के लिए हम उसे कितना पे करने के लिए तैयार है? 2000। और हार्ड डिस्क के पास 1 TB मेमोरी है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए कितना पे करते हैं? 2000। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड स्लो है। रैम और हार्ड डिस्क में डिफरेंस क्या है, ये समझ में आ रहा है क्या? RAM is directly contact with CPU. Hard disk is not directly contact with CPU. रैम टेम्पररी मेमोरी है, हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी है। रैम का प्रोसेसिंग स्पीड फास्टर है, हार्ड डिस्क का प्रोसेसिंग स्पीड स्लोअर है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर रैम एंड हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क की जगह पे बहुत सारे लैपटॉप्स में हमें SSD मिलती है, लेकिन अगेन सेम सिनेरियो है। ठीक है, अब रैम का फुल फॉर्म था रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हमें किसी भी डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो रैंडमली वो डेटा एक्सेस करना इंपॉर्टेंट है। रोम का मीनिंग होता है रीड ओनली मेमोरी। तो अपने पास ऐसे भी कुछ चीजें होती है जहां पे अगर हमने गलती से कुछ चेंजेस कर दिए तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और इसी वजह से वो चीजें, ऐसे फाइल्स, ऐसे प्रोग्राम्स जिसे हमने कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो प्रोग्राम्स हमेशा कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? रॉम मेमोरी पे, दैट इज रीड ओनली मेमोरी पे। रीड ओनली एक्सेस है तो हम सिर्फ उस चीज का यूज कर सकते हैं, वहां पे कुछ भी न्यू डेटा राइट नहीं कर सकते या चीजें अपडेट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें वी आर गोइंग टू स्टोर इन दी रॉम मेमोरी। अगेन, रॉम को प्राइमरी कहा जाता है बिकॉज आपका सीपीयू डायरेक्टली रॉम मेमोरी से कनेक्ट कर सकता है। आपको किसी भी दूसरे मिडल लेयर की जरूरत नहीं है। जैसे हार्ड डिस्क से कनेक्ट करने के लिए वी नीड अ मिडल लेयर, दैट इज रैम। ओके, सो दिस इज अबाउट दी हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बाद कंप्यूटर बेसिक्स में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहते ही सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर ही है। यस, है। लेकिन कंप्यूटर बेसिक्स में जब हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट है? सो कंप्यूटर बेसिक्स में सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एवरीवन? हाँ, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन गूगल कर सकते हो। आई सजेस्ट कि विकिपीडिया की जो डेफिनेशन है वो मुझे बताओ। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नाम नहीं बताने अभिजीत, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन बतानी है। अगेन गूगल पे डायरेक्टली सर्च करो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एज आई सेड कि विकिपीडिया की जो डेफिनेशन है वो बताना।
Perfect, Kishore. So definition of operating system, as all you can see in chat box. Operating system is a system software that manages computer hardware and software resources and provides common services for computer programs. ओके, तो इस डेफिनेशन पे अभी के लिए हमें फोकस करना है. सो लेट्स कॉपी पेस्ट इट. तो यहाँ पे मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर दी. इस डेफिनेशन में से हमें जिस पे फोकस करना है वो कुछ वर्ड है, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, फर्स्ट वर्ड है सिस्टम सॉफ्टवेयर. देन कंप्यूटर हार्डवेयर, जो अभी हमने देखे, ये कंप्यूटर हार्डवेयर. एंड सेकेंड चीज जिस पे हमें फोकस करना है वो है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस. ओके, तो इन तीन चीजों पे हमें फोकस करना. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अभी तक हमने सुना था सॉफ्टवेयर मतलब जो एप्लीकेशंस हम यूज कर रहे हैं. व्हाट्सएप इज अ सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम जो हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन है लेकिन सॉफ्टवेयर ही है. तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन्हें हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. करेक्ट है. इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से. वैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकती. कंप्यूटर ये एक सिस्टम है, आपकी वॉशिंग मशीन ये एक सिस्टम है. आज बहुत सारे लोगों के पास अगर वॉशिंग मशीन है, जो न्यू वॉशिंग मशीन आई है जहाँ पे बस एक बटन क्लिक पे सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं. टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग सेट कर सकते हैं, सारी चीजें हम एक बटन क्लिक पे सेट कर सकते हैं. तो ये सब चीजें कैसे हो रही है? बिकॉज आपके वॉशिंग मशीन में एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो एक टाइप है दैट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. बिकॉज ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वॉशिंग मशीन इतने स्मार्टली काम कर रहा है. देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है. ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से अपने जो ड्राइवरलेस कार से, ऑटोमेटिक कार से ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही है. ठीक है, तो ड्राइवरलेस कार्स, यहाँ पे जो सिस्टम यूज हो रही है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रही है उस मैकेनिज्म में, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका मोबाइल आपका मोबाइल आपको लगता है कि हाँ मैंने लिया और यूज करना स्टार्ट किया. नहीं, आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वजह से हम उस मोबाइल को यूज कर सकते हैं. अगर आपने कभी भी लैपटॉप खरीदा है, न्यू लैपटॉप, तो लैपटॉप जो भी ओपन करके रखते हैं वहां पे, हर एक लैपटॉप पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल रहती है. कभी भी आपने ऐसे देखा है क्या कि ये लैपटॉप सेल के लिए रखा है आपके मतलब वो क्या काउंटर पे रखा है सेल करने के लिए, लेकिन उस पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, फिर भी वो कंप्यूटर चल रहा है? ऐसे कभी देखा है आपने? हाँ, किसी ने भी शोरूम विजिट किया है फॉर मतलब लैपटॉप लेने के लिए या कंप्यूटर खरीदने के लिए? इफ यस, तो आपने काउंटर्स पे कुछ शोकेस के लिए रखे हुए लैपटॉप्स देखे होंगे, सेल के लिए रखे हुए लैपटॉप्स देखे होंगे. हर एक लैपटॉप पे, मतलब कोई भी ऐसा लैपटॉप नहीं होता जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है. क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा आपका ये जो लैपटॉप है, फिर उसके लिए आपने 1-1.5 लाख दिए हो, 5 लाख दिए हो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ये बस एक डिब्बा है, एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका हम यूज नहीं कर सकते. सेम गोज विथ मोबाइल. सो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम इस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते, हम अपने मोबाइल को यूज नहीं कर सकते. तो ये सिस्टम चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, दैट इज नथिंग बट योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ये पॉइंट क्लियर है? अब आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन किया है कि जिसकी हेल्प से अपने ये सारे हार्डवेयर मैनेज होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेस मैनेज होते हैं. व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस? अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रिंट निकालनी है, सिंपल, तो प्रिंट निकालने के लिए हमें लगता है कि हमने लैपटॉप प्रिंटर से कनेक्ट कर लिया और काम हो गया. नहीं, अगर हमें लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट करना है तो अपने लैपटॉप में एक एप्लीकेशन, एक
प्रिंटर मतलब प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर जरूरी होता है। अपना प्रिंटर कौन से कंपनी का है, अपना प्रिंटर कौन से मॉडल का है, उस मॉडल का एक ड्राइवर हमें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर से कनेक्ट कर पाता है और अपनी प्रिंट निकल जाती है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, रिसोर्स मैनेज किया। प्रिंटर इज वन ऑफ द रिसोर्स, करेक्ट। प्रिंटर इज वन ऑफ द कॉमन सर्विस। जो ये कॉमन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने पास क्या था, ड्राइवर। लेकिन इस ड्राइवर के लिए भी आपके पास क्या होना जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हम मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वीएस कोड ओपन किया है, मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया है, देन फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया है। सो बेसिकली आई एम ओपनिंग टू मेनी एप्लीकेशंस ऑन माई लैपटॉप। तो हर एक एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है। मैं एप्लीकेशन ओपन कर रही हूँ मतलब क्या, एप्लीकेशन यूज कर रही हूँ। अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज करती हूँ तो उसे कहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, रैम पे। तो हर एक एप्लीकेशन को रैम पे कहाँ पे मेमोरी देनी है, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी, दिस इज नथिंग बट द एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हैंडल करने का काम कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे पास हार्डवेयर था क्या, यस, वी ऑलरेडी हैव द हार्डवेयर। लेट्स से कि अपने पास हार्डवेयर है, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर का कुछ भी यूज है क्या। अगर मेरे पास सिर्फ हार्डवेयर है तो उसका कुछ भी यूज है क्या, तो ऑब्वियसली नो। हार्डवेयर के ऊपर कंपलसरी एक लेयर होना चाहिए, और वो लेयर कौन सा है, वो लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर आप आपके लैपटॉप पे, आप आपके मोबाइल पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। एंड दोज एप्लीकेशंस आर नथिंग बट दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, देन हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सारे अपने एप्लीकेशन है। ये सारे एप्लीकेशंस हम अपनी किसी भी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कब, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इस तरीके से अपनी लेयर्स क्रिएट होते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, हार्डवेयर। देन जैसे मैंने कहा, सिर्फ हार्डवेयर होके कुछ भी फायदा नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड अब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर अब आप आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का, आपके मोबाइल का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। आप डिफरेंट डिफरेंट एप्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में लेयर्स होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर, सेकेंड लेयर इज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड थर्ड लेयर इज ऑफ योर एप्लीकेशंस। क्लियर है एवरीवन? आपके हार्डवेयर के पार्ट में आता है आपके मेमोरी के टाइप्स। एप्लीकेशंस यूज करने के लिए उन्हें मेमोरी पे लोड करने का काम जो है, और उन्हें उनके लिए मेमोरी मैनेजमेंट का काम, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम, बेसिकली हर एक एप्लीकेशन के, हर एक सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेस मैनेज करने का काम आपका ये मिडल लेयर कर रहा है, दैट इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो एक्चुअल काम कर रहा है वो है आपका कर्नल। कर्नल का नाम बहुत कम सुनने के लिए मिलता है, बहुत लोगों को कर्नल पता भी नहीं होता, लेकिन यस, कर्नल का बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये बस एक दिखावा है। इंटरनली सारे प्रोसेसेस, सारी मेमोरीज, सारे टास्क मैनेज्ड बाय द कर्नल। ओके, चलो, एक 2 मिनट के लिए बस मुझे ब्रेक चाहिए, बस पानी पीकर आती हूँ। ठीक है एवरीवन, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तब तक आप भी ब्रेक ले लो, लेकिन सिर्फ 2 मिनट का। मैं इमीडिएटली स्टार्ट करने वाली हूँ आगे के पॉइंट्स।
Yes. Are you there, everyone? Okay. Okay. चलो तो सब है. Shall we start, everyone? चलो. अब हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर देखे. फर्स्ट वन था अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम हो या एप्लीकेशन, इसमें एक वर्ड कॉमन है, दैट इज सॉफ्टवेयर. करेक्ट. और हमें क्या सीखना है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही सीखना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही सीखना है. तो सबसे पहले हमें देखना है व्हाट इज सॉफ्टवेयर. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स. सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोल रहे हैं, यहां तक ठीक है, लेकिन व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम मतलब क्या है? सो प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ओके एवरीवन. प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब हमें क्या सीखना है? हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं. नॉट ओनली पाइथन, हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, मतलब हमें क्या सीखना है? हाउ टू गिव द इंस्ट्रक्शंस. बस हमें इतना ही सीखना है कि भाई इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं. अब सेम इंस्ट्रक्शन अगर मैं मराठी में देती हूँ तो कुछ अलग लगेगी, क्योंकि मराठी का ग्रामर अलग है. वही इंस्ट्रक्शन हिंदी में देनी है तो हिंदी का ग्रामर अलग है. वही इंस्ट्रक्शन तेलुगु में देनी है तो तेलुगु का ग्रामर अलग है. सेम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में देनी है तो इंग्लिश का ग्रामर अलग है. सो ग्रामर वाइज अपना जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली चेंज होगा. समझ में आ रहा है? सिमिलरली इंस्ट्रक्शन आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से दे रहे हो, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, डॉट नेट, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत चेंजेस वहां पे आपको दिखाई देंगे. नो डाउट इन दैट. ठीक है. लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट रहती है वो सेम ही रहेगी. अब प्रोग्रामिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिक कंसेप्ट कौन सी हैं? तो इफ एल्स यूज करना, लूप्स यूज करना, फंक्शंस यूज करना, देन मल्टीपल डेटा स्टोर, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने के लिए एरे या फिर लिस्ट स्टोर करना. इन सारी, ये जो सारी चीजें हैं वो थ्रू आउट ऑल द लैंग्वेजेस सेम ही रहने वाली, इसमें कुछ भी डाउट नहीं. बस ये सारी चीजें यूज कैसे करनी है, उसका जो ग्रामर है, उसका जो फॉर्मेशन है, उतना ही चेंज होगा. वो सब ठीक है, लेकिन हमें पहले देखना है कि भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वहां तक ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने कैसे हैं. इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं ये देखने से पहले हमें समझना होगा कि हमने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को कैसे समझ में आते हैं. अब ये क्या सवाल हुआ? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो समझ में तो आएगा ही. एक और क्विक एक्सरसाइज कर लेते हैं, जैसे हमने पहले एडिशन वाला एक्सरसाइज किया था. मैं यहाँ पे कुछ डॉट्स निकाल रही हूँ. उस डॉट्स में मैंने क्या लिखा है वो आपको बताना है. ठीक है? यस. क्या लिखा है मैंने? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एनसी, नॉट क्लियर बोल दो. मैंने जो कुछ भी ड्रॉ किया है वो समझ में नहीं आता है तो सिंपली एनसी, नॉट क्लियर टाइप कर. ओके अभिजीत, सबका सेम आंसर है? ठीक है. चलो अब मैं बदल देती हूँ कुछ चीजें. अब क्या लिखा है? नॉट क्लियर. अब कुछ चाइनीज में लिख देते हैं. ये क्या लिखा है?
ऑब्वियसली मैंने बोल दिया चाइनीज में, तो ये भी क्लियर नहीं है क्योंकि हमें चाइनीज कैरेक्टर्स पता नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ अलग इंस्ट्रक्शंस, अलग डॉट्स। यस, ये क्या है? ओके दर्शना, परफेक्ट। यहाँ पे मैंने ए लिखा है। ये क्या है? परफेक्ट। ये क्या है? क्यू। अब जो इंस्ट्रक्शंस मैंने ऊपर दी थी वो रैंडम डॉट्स नहीं थे, किसी ना किसी लैंग्वेज में, जापानीज या चाइनीज लैंग्वेज में ऐसे कैरेक्टर्स है, और उन्हें वो कैरेक्टर्स समझ में आ जाते। अगर अपने पास अभी कोई स्टूडेंट होता जापानीज चाइनीज, तो उन्हें मैंने क्या लिखा है वो समझ में आ भी जाता। ठीक है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमें वो लैंग्वेजेस ही पता नहीं। बट हमें इंग्लिश पता है, इंग्लिश के सारे कैरेक्टर्स पता है। तो इंग्लिश कैरेक्टर्स जब मैंने यहाँ पे डॉटेड फॉर्मेट में ड्रॉ किए तो वो सबको इमीडिएटली समझ में आ गए। सेम सिनेरियो आपके कंप्यूटर के साथ भी है। आपके कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? 01, परफेक्ट। उसे ही हम क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। परफेक्ट। तो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज। जो कोड अभी हम टाइप करने वाले, जो इंस्ट्रक्शंस हम देने वाले हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में रहेगी? ऑब्वियसली पाइथन कोर्स ज्वाइन किया है तो हम कौन से लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देंगे? पाइथन लैंग्वेज। एंड आपने सुना होगा, अपनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, इवन आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, इट इज इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज, करेक्ट? सो कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? बाइनरी। हम इंस्ट्रक्शंस कौन से लैंग्वेज में देने वाले हैं? पाइथन। पाइथन कैसी लैंग्वेज है? इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज। तो क्या लगता है आपका कंप्यूटर ये इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज समझ पाएगा? आपका कंप्यूटर इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज समझ सकता है? यस। ओके किशोर, अगर मैं अभी जर्मन में बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ? यस, विल इट बी ओके अगर मैं जर्मन में पढ़ाऊँ आपको पूरी पाइथन लैंग्वेज? तो हाँ, बेसिक मतलब ऑब्वियसली मैं गुटन मॉर्गन हेलो ये तो नहीं बोलूंगी ना किशोर, करेक्ट? पढ़ाने की बात चल रही है। तो अगर मैं आपको जर्मन में पढ़ाऊँ तो आपको समझ में आएगा क्या? एवरीवन? नहीं। सिमिलरली, अगर आपके कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी मतलब सिर्फ और सिर्फ 01 फॉर्मेट ही समझ में आता है, तो उसे इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज समझ में आएगी क्या? नॉट पॉसिबल, चांस ही नहीं है। अब लेट्स से कि यूएन में कुछ तो समिट मतलब समिट है, और यूएन में अपनी सारी कंट्रीज, अराउंड 193 कंट्रीज वहां पे एक साथ आए हैं, और वो 193 कंट्रीज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं ऑन सम टॉपिक्स। लेट्स से कि ग्लोबल वार्मिंग पे ही डिस्कशन होने वाला है, इसके लिए ही समिट आई है। अब 193 जो कंट्रीज है, हर एक कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग है। तो क्या लगता है मोदी डायरेक्टली जापानीज कंट्रीज के साथ या जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं? मोदी डायरेक्टली जापानीज प्रेसिडेंट के साथ जापानीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या?
नहीं। अब मोदी को सिर्फ जापानीज लोगों से कम्युनिकेट करना होता तो एक बार वो सीख भी लेते जापानीज लैंग्वेज, लेकिन जैसे मैंने कहा वहां पे 193 कंट्रीज है, तो इंडिया को छोड़ के वहां पे रह गई 192 कंट्रीज। तो मोदी को 192 लैंग्वेजेस सीखने के लिए, मतलब सीखना पॉसिबल है क्या? परफेक्ट अभिजीत। क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। अब आपके पास ट्रांसलेटर है, लेकिन उस ट्रांसलेटर को 192 लैंग्वेजेस आना पॉसिबल है क्या? तो अब क्या करें? एक ट्रांसलेटर है, एक ट्रांसलेटर को ऑब्वियसली पूरी 192 लैंग्वेजेस नहीं पता होगी, तो क्या करें? ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी है वैसे अपनी? परफेक्ट। इंग्लिश यूज करते हैं सब। करेक्ट। कंसिडर भी कर लो, किसी भी देश के, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट को इंग्लिश नहीं आ रही, कंसिडर करो बोल रही हो, ऐसा होता नहीं है जनरली, अज्यूम करना है कि नहीं आती है, लेकिन अगर आपका ट्रांसलेटर इंग्लिश सीख ले तो काम आसान हो जाएगा। मोदी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अपने ट्रांसलेटर को सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रिमेनिंग 192 कंट्रीज के जो ट्रांसलेटर्स है उन्हें तो इंग्लिश आती है। करेक्ट। तो अपनी इंडिया के ट्रांसलेटर ने जो इंग्लिश में चीजें बताई वो अदर 192 कंट्रीज के ट्रांसलेटर्स को समझ में आ जाएगी, और वो अदर 192 कंट्रीज के ट्रांसलेटर अपने अपने लैंग्वेजेस में उस इंग्लिश कंटेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस एवरीवन, इंग्लिश ने काम सही कर दिया। लेट्स नॉट गो इनटू द यूके इंग्लिश एंड यूएस इंग्लिश। ओके किशोर, प्रोनाउंसिएशन का ही डिफरेंस है, और ट्रांसलेटर हम अच्छा वाला ढूंढेंगे जिसके पास वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग है। एक ही ट्रांसलेटर चाहिए जिसे अच्छी इंग्लिश आती है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? हाँ। सो लेट्स नॉट गो इनटू द टाइप्स ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे आ जाओ, इस डिस्कशन को दिमाग में क्लियर कर लो कि हमें 192 कंट्रीज की लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, तो वी नीड अ ट्रांसलेटर। अब अगर मुझे 192 कंट्रीज के साथ डिस्कशन करना है तो आई नीड 192 ट्रांसलेटर टू कम्युनिकेट विद देम। और इसके लिए अपने पास एक दूसरा ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपने ट्रांसलेटर को बस इतना बताएं कि भाई तू इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। बाकी कंट्रीज के ट्रांसलेटर्स को भी इंग्लिश आती है और वो अपनी अपनी लैंग्वेजेस में उस कंटेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सब डिस्कशन क्यों हो रहा था? तो दोनों भी ट्रांसलेटर ही थे। एक ट्रांसलेटर था जो डायरेक्टली मैंने कही हुई बातें जापानीज में कन्वर्ट करके उसके प्रेसिडेंट को बता रहा। एक ट्रांसलेटर था जो मैंने बताई हुई सारी बातें ट्रांसलेट करके, डायरेक्टली जापानीज में ट्रांसलेट करके जापानीज प्रेसिडेंट को या जापानीज प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा था। ठीक है। अब ये जो ट्रांसलेटर है अपने पास जो डायरेक्टली अपना हिंदी वाला कंटेंट जापानीज में कन्वर्ट कर रहा है, इसमें भी दो टाइप के ट्रांसलेटर्स आते हैं। एक ट्रांसलेटर क्या करेगा, मोदी को कहेगा कि आप आपका पूरा स्पीच या आपको जो कुछ भी कहना है वो पूरा कर लो, उसके बाद मैं अपने जापानीज प्रेसिडेंट को ये सारी चीजें ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ठीक है। दूसरा ट्रांसलेटर रहेगा, वो क्या करेगा, मोदी को बोलेगा आप एक एक लाइन बोलो, मैं आपकी एक एक लाइन जापानीज में इमीडिएटली ट्रांसलेट करके बताता। तो ये जो दो टाइप के ट्रांसलेटर हैं, जो फर्स्ट टाइप था जिसने मोदी को
पूरा मोदी जी को उनका पूरा कहना कंप्लीट करने दिया। उसके बाद सारा जो कंटेंट था, जो स्पीच था, जो वॉट एवर इट इज, वो एक साथ पूरा का पूरा स्पीच एक साथ उसने जापानीज में कन्वर्ट किया, जापानीज में ट्रांसलेट किया। इस टाइप के ट्रांसलेटर को कहते हैं कंपाइलर। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज नोन एज कंपाइलर। जो दूसरा टाइप का ट्रांसलेटर था, जो मोदी जी का एक एक सेंटेंस इमीडिएटली अपने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसलेट करके, कन्वर्ट करके बता रहा था, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को अपनी प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं इंटरप्रेटर। इसे क्या कहा जाता है? इंटरप्रेटर। सो while doing programming, as I said, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। जो लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं वो है पाइथन, विच इज इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली ये इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगी। वी नीड अ ट्रांसलेटर जो अपने इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर सके। सिनेरियो क्लियर है? इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज को वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी, और इसे बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो टाइप के ट्रांसलेटर है। एक है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर। यहां तक क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट। अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और इसके बाद हमें ये भी देखना है कि भाई पाइथन एग्जैक्टली क्या यूज करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपाइलर। होता क्या है कंपाइलर में? आपके पास है फॉर एग्जांपल 1 to 600 लाइंस का कोड, 1 to 600 लाइंस ऑफ कोड। अब 1 to 600 लाइंस ऑफ कोड है। यहाँ पे आपको 545 इस लाइन नंबर पे एरर है, 454 इस लाइन पे एरर है। अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हो तो कंपाइलर क्या करता है, पहले लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 600 तक पूरा आपका कोड बाइनरी में ट्रांसलेट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन करते करते जैसे ही आपका कंपाइलर लाइन नंबर 545 पे पहुंच जाता है, तो उससे समझ में आता है कि भाई इस लाइन पे गड़बड़ है, इस लाइन को मैं बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जैसे ही एरर आ जाता है, आपका कंपाइलर आपके इस कोड के ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो वहीं पे स्टॉप कर देता है। कंपाइलर क्या करेगा, लाइन नंबर 545 पे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एरर था। कंपाइलर की खासियत ये है, वो सबसे पहले लाइन नंबर 1 से लेके 600 तक का जो कोड है वो ट्रांसलेट करता है, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। ठीक है? जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ ट्रांसलेट करने की प्रोसेस चल रही है। इंस्ट्रक्शन पे इमीडिएट इफेक्ट पे कोई भी एक्शन स्टार्ट हुई है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर पहले क्या करेगा, इट विल ट्रांसलेट all the 600 lines of code in binary first, and then it will start taking actions on those instructions. ठीक है? लेकिन अगर ट्रांसलेशन के टाइम पे किसी भी मिडल लाइन पे एरर आता है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस रुक गई। जब तक ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं होगा, आपके कोड पे, आपके इंस्ट्रक्शंस पे कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं हो। तो आप पहले वो एरर सॉल्व करो, उसके बाद ही ट्रांसलेशन, सॉरी, उसके बाद ही आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। दिस इज द केस ऑफ योर कंपाइलर। इंटरप्रेटर का ऐसा नहीं होता। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। मतलब फर्स्ट लाइन आ गई तो फर्स्ट लाइन को मैंने पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया। जैसे फर्स्ट लाइन बाइनरी में कन्वर्ट होती है, इमीडिएटली उस लाइन पे एक्शन ली जाती है। जो भी इंस्ट्रक्शन बताई है वो इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट की जाती है। फिर आते हैं हम लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 2 को ट्रांसलेट किया, इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दी। लाइन नंबर 3 को ट्रांसलेट किया, इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दी। सो इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन एंड लाइन बाय लाइन इंप्लीमेंटेशन होता है।
ट्रांसलेशन हुआ, इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन। तो ऐसे इंटरप्रेटर में क्या होगा, पहले जो 544 लाइंस का कोड है, पहले 544 लाइंस ऑफ कोड जो है वो ट्रांसलेट भी होगा और ट्रांसलेट होने के बाद इम्प्लीमेंट भी होगा। इट विल आल्सो गेट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, अब कोड ट्रांसलेट भी हुआ है, इम्प्लीमेंट भी हुआ है। इसके बाद जैसे ही हम आ गए लाइन नंबर 545 पे, तो वहां पे एरर है। अब एरर आने के बाद आपका इंटरप्रेटर रुक जाएगा। इसके बाद लाइन नंबर 545 के बाद जो भी लाइन ऑफ कोड है वो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन आपके इंटरप्रेटर ने एटलीस्ट फर्स्ट 544 लाइंस तो एग्जीक्यूट की थी। कंपाइलर ने एक भी लाइन एग्जीक्यूट की है क्या? नो। क्यों? क्योंकि कंपाइलर पहले पूरे कोड को ट्रांसलेट करेगा और पूरा कोड ट्रांसलेट होने के बाद ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। डिफरेंस क्लियर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? एवरीवन? ओके। So this is the difference between compiler and interpreter. C programming languages, CPP programming languages, ये जो है C, CPP वो यूज करते हैं कंपाइलर। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज करती है? तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉम्बिनेशन यूज करती है। इट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉम्बिनेशन यूज करने का रीजन क्या है वो देखते हैं। अभी तक अपने ट्रांसलेटर क्या जो काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डायरेक्टली एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में डिलीवर कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे। मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो रहा था, इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज टू बाइनरी लैंग्वेज, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो रहा था। डायरेक्ट ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने मेरे पास जो ट्रांसलेटर है उसे जापानीज आती है तो उसने सिर्फ जापानीज में ही कन्वर्ट किया, लेकिन अपने पास बहुत सारी कंट्रीज है, तो एक ही ट्रांसलेटर कितने कंट्रीज के लिए, मतलब कितनी कंट्रीज की लैंग्वेज सीखेगा और उसे कितनी लैंग्वेज आएगी, वो कितनी चीजों को ट्रांसलेट करेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो वहां पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेटर्स ही लगेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपना पाइथन, क्योंकि पाइथन में ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना सेकेंड वाला अप्रोच यूज करता है, जहां पे हमने यूनिवर्सल लैंग्वेज ढूंढी थी, दैट इज इंग्लिश। तो अपने पास ट्रांसलेटर ऐसा रहेगा जो इंग्लिश में डेटा ट्रांसलेट करेगा। सामने वाले कंट्रीज के पास जो ट्रांसलेटर है उसे इंग्लिश आती है, तो वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को जापानीज, कोरियन, चाइनीज, वॉट एवर इट इज, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब ऐसे करने के लिए वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपलसरी नहीं है लेकिन पाइथन यूज करते हैं, रीजन भी पता चलेगा जल्दी। तो पाइथन में जो भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो पाइथन में लिखे हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सोर्स कोड। उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। नॉट ओनली पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे और उस फाइल को स्टोर करोगे तो उस फाइल को कहा जाता है सोर्स कोड फाइल। तो अपने पास क्या है? एक सोर्स कोड फाइल है। इस सोर्स कोड फाइल को हम हमेशा किसके पास भेज देते हैं? तो कंपाइलर के पास। यहाँ पे है आपका कंपाइलर। तो अपनी जो सोर्स कोड की फाइल थी वो हमने किसके पास भेज दी? कंपाइलर के पास। तो जो भी सोर्स कोड है वो कंपाइल हुआ। कंपाइल हुआ मतलब क्या? एक दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। तो सोर्स कोड में, पाइथन लैंग्वेज में, इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में कुछ तो हमने डेटा लिखा था, कंपाइलर के थ्रू वो डेटा कंपाइल हुआ और हमें मिल गई बाइट कोड फाइल। मुझे क्या मिली है? बाइट कोड फाइल। बाइट code is a universal language for all the laptops, for all the computers.
जैसे अपने लिए इंग्लिश है, वैसे कंप्यूटर्स के लिए बाइट कोड है। अगर मैंने अपने सिस्टम में कोई भी बाइट कोड जनरेट किया और दर्शना को सेंड किया, तो दर्शना के लैपटॉप को वो बाइट कोड समझ में आ जाता है। ठीक है? लेकिन अगर मैंने अपने सिस्टम में किसी भी सोर्स कोड के फाइल के लिए बाइनरी कोड बनाया, डायरेक्टली अगर मैंने बाइनरी कोड क्रिएट किया, तो दर्शना के लैपटॉप को मेरे लैपटॉप का बाइनरी कोड समझ में नहीं आता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है एवरीवन? एक सिस्टम में जनरेट किया हुआ बाइनरी कोड दूसरे सिस्टम के बाइनरी कोड से मैच नहीं होता है, लेकिन एक सिस्टम का बाइट कोड दूसरे सिस्टम के बाइट कोड से मैच हो जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। इसलिए अपना पाइथन कंपाइलर और इंटरप्रेटर का कॉम्बिनेशन यूज करता है। तो यूजिंग कंपाइलर वो क्या करता है, सोर्स कोड के लिए बाइट कोड रेडी कर लेता है। फिर हम इस बाइट कोड को पास करते हैं इंटरप्रेटर के पास। बाइट कोड को हम पास करते हैं अपने इंटरप्रेटर के पास। जैसे मैंने कहा कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, तो बाइट कोड की जो भी फर्स्ट लाइन है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस बाइट कोड के फर्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में, एंड इमीडिएटली वो जो कोड है वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। सो आपका इंटरप्रेटर आपको फाइनली देता है बाइनरी कोड की फाइल, और बाइनरी कोड किसे समझ में आता है, तो अपने सिस्टम को। सो यूजिंग इंटरप्रेटर वी विल गेट द बाइनरी कोड फाइल, और इस बाइनरी कोड फाइल को एग्जीक्यूट करने के बाद वी विल गेट द फाइनल आउट। जो भी इंस्ट्रक्शन, जिस काम के लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उस इंस्ट्रक्शंस पे एक्शंस ली जाएगी एंड वी विल गेट द फाइनल आउटपुट। प्रोसेस क्लियर है एवरीवन? अब इतने सारे कष्ट लेने का रीजन क्या है? तो जैसे मैंने कहा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सीपीपी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस है, वो कंपाइलर यूज करते हैं। कंपाइलर यूज करने के बाद होता क्या है, आपके पास आती है एक सोर्स फाइल। सो एक मिनट, कंपाइलर में होता क्या है, ये है मेरी सोर्स फाइल। सोर्स फाइल को हम पास करते हैं अपने कंपाइलर के पास। तो यहाँ पे मिल गया हमारा कंपाइलर। सोर्स फाइल विल गो टू द कंपाइलर। कंपाइलर इस सोर्स फाइल को कंपाइल करेगा एंड इट विल गिव यू डायरेक्टली द बाइनरी कोड। इट विल डायरेक्टली गिव यू बाइनरी कोड फाइल। ठीक है? कंपाइलर ने डायरेक्टली आपको क्या दी, बाइनरी कोड फाइल दे दी। अब इसकी वजह से क्या होगा, आप बाइनरी कोड की फाइल अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट भी मिल जाएगा। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अगर मैंने अपने सिस्टम पे कोई कोड लिखा है, उसे मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद बाइनरी कोड की फाइल मुझे मिल गई। अब बाइनरी कोड फाइल एग्जीक्यूट करके ही हमें आउटपुट मिलता है, सोर्स फाइल एग्जीक्यूट करके आउटपुट नहीं मिलता। ऐसे क्यों? बिकॉज सोर्स फाइल में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो है इंग्लिश अलाइक। इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज कंप्यूटर को समझती नहीं है, तो ऑब्वियसली सोर्स फाइल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सोर्स फाइल सिर्फ कंपाइल की जाती है। वी कंपाइल सोर्स फाइल एंड वी ऑलवेज एग्जीक्यूट बाइनरी कोड की फाइल। ठीक है? और बाइनरी कोड फाइल एग्जीक्यूट करके ही हमें आउटपुट मिलता है। अब मैंने क्या सोचा कि भाई बाइनरी कोड एग्जीक्यूट करके ही आउटपुट मिलता है, तो मैं अपने बाइनरी कोड की फाइल दर्शना को पास कर देती हूँ, मतलब शेयर कर देती हूँ। तो दर्शना के पास भी मैंने क्रिएट किया हुआ एप्लीकेशन आ जाएगा। अब दर्शना उस फाइल को एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन दर्शना को एरर आएगा। दर्शना के लैपटॉप में, दर्शना के मशीन में ये फाइल एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि जो बाइनरी कोड यहाँ पे डिजाइन हुआ है वो एज पर माय सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ है। मेरे सिस्टम के हिसाब से वो बाइनरी कोड जनरेट हुआ है, एंड ऑब्वियसली ये बाइनरी कोड की फाइल किसी भी दूसरे सिस्टम में वर्क नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो लेकिन मुझे तो दर्शना को मेरा एप्लीकेशन देना है कि नहीं, दर्शना देख ही ले तू कि मेरा एप्लीकेशन कैसा है, तुझे भी अच्छा लगेगा।
अब मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई, बाइनरी कोड की फाइल तो एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना होगा, दर्शना को सोर्स फाइल ही देनी होगी। दर्शना को एप्लीकेशन पसंद आ गया, आइडिया पसंद आ गई, और दर्शना के पास मेरा सोर्स कोड भी है, तो दर्शना मेरे सोर्स कोड को उसका बोल सकती है, खुद का एप्लीकेशन बोल के वो लॉन्च कर सकती है, किसी दूसरे को बेच सकती है, या फिर ये कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी दर्शना के पास मेरा सोर्स कोड चला गया, मतलब मेरी सारी मेहनत आपको पता चल गई कि मैंने कोड कैसे लिखा है, क्या लॉजिक लगाया है, कैसे सब फंक्शनैलिटीज वर्क हो रही है, करेक्ट। आपको अच्छा लगेगा आपका सोर्स कोड, आपकी इतनी मेहनत किसी को आप ऐसे ही दे रहे हो? यस एवरीवन, आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपने डिजाइन किया हुआ एप्लीकेशन, उसका इतना बड़ा सोर्स कोड बन गया था और वो किसी को भी ऐसे ही मिल गया? नो। तो हर किसी को अपने कोड की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और ये सिक्योरिटी मेंटेन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म। क्योंकि मेरे पास सोर्स फाइल थी, मैंने उसे कंपाइल करके क्या जनरेट की, बाइनरी कोड फाइल। अब ये बाइनरी कोड फाइल मैं किसे शेयर करूंगी, रोहित, अभिजीत, दर्शना, इन सबको शेयर करूंगी। बस इनके पास क्या होना चाहिए, पाइथन का इंटरप्रेटर होना चाहिए। अगर इन तीनों के पास पाइथन का इंटरप्रेटर है, तो मेरे सिस्टम ने जनरेट किया हुआ बाइनरी कोड इस इंटरप्रेटर को इजीली समझ में आ जाएगा, और ये इंटरप्रेटर उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके आपको फाइनल आउटपुट दिखाएगा। अब बाइनरी कोड में जो फाइल, बाइनरी सॉरी बाइट कोड की जो फाइल है, तो बाइट कोड भी किसी को भी समझ में नहीं आता, उसमें लिटरली टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स रहते हैं, जैसे हमें चाइनीज जापानीज लैंग्वेजेस में कैरेक्टर्स दिखते हैं वैसे कुछ कैरेक्टर्स बाइट कोड के रहते हैं, बहुत बार कुछ इमोजीज वहां पे आ जाती है। सो दिस इज नथिंग बट योर बाइनरी कोड, सॉरी बाइट कोड। तो ऑब्वियस है बाइट कोड तो समझ में नहीं आएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरा सोर्स कोड इन तीनों को लीक नहीं हुआ, इन तीनों को भी मेरा सोर्स कोड पता है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी इन तीनों के पास वो एप्लीकेशन है और ये तीनों भी वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। पर्पस क्लियर है इस मैकेनिज्म का? पर्पस क्या है भाई, कोड को सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्लियर है? पाइथन में हम कौन सी ट्रांसलेशन मेथड यूज करने वाले हैं, कोड एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या है, ये क्लियर है? और मेरे साथ कितने लोगों ने नोट्स निकाले हैं? ओके अभिजीत, तृप्ति, ओके ओके। हाँ रफ नोट्स भी चलेंगे, लेकिन कुछ तो नोट किया है, सो दैट आप उसे फेयर नोट्स में या बाद में रिवीजन के टाइम पे रेफर कर सकते हो। ठीक है। अभी तक के पॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है? नो। ओके फाइन। सो अपनी बात चल रही थी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस से हमने ये लिंक कनेक्ट की थी। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कैसे देने हैं ये समझना जरूरी है, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस। और
हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस ये देखने के लिए वी नीड अल्गोरिदम। हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस ये सीखने के लिए वी नीड algorithm. ठीक है। So in next lecture we are going to start with the algorithm writing. Don't worry, यहाँ पे भी हम बहुत मजा करेंगे। algorithms कैसे लिखने हैं ये हमें देखना है। ठीक है। ये सब तो नेक्स्ट सेशन में होगा, लेकिन अब आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, तो सैटरडे संडे जो छुट्टी है वहां पे आपको दो टास्क करने हैं। ठीक है। फर्स्ट इज टोकन्स इन पाइथन, ये आपको राइट करना है। ठीक है। क्या नोट करने हैं? टोकन्स इन पाइथन। टोकन्स का ही एक पार्ट है दैट इज आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स। तो टोकन्स इन पाइथन नोट करना ये पहला टास्क है, और दूसरा टास्क है रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके। जब मैं कहती हूँ टोकन्स इन पाइथन आपको राइट करने हैं, तो टोकन्स इन पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे कि कीवर्ड्स। तो आपको पाइथन के सारे कीवर्ड्स राइट करने हैं। ऑपरेटर्स, पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर्स है, कौन से हैं, वो आपको राइट करना है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो टोकन्स इन पाइथन इन डिटेल आपको नोट करना है, सो दैट जैसे ही हम अल्गोरिदम का पार्ट कंप्लीट करते हैं वी कैन स्टार्ट विद द पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक्स, कि भाई टोकन्स क्या है, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज कीवर्ड्स, यूज कैसे करने हैं का, एंड एवरीथिंग। ओके। चलो फिर, सो मंडे को ये टास्क मुझे कंप्लीट चाहिए एवरीवन, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो सच में मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ठीक है। सैटरडे संडे की छुट्टी एंजॉय करो, टास्क भी कंप्लीट करो, और आज का सेशन एक बार रिवाइज भी कर लो। 2x में रिवाइज करोगे हो जाएगा। अगेन एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? जो कुछ भी पढ़ा रही हो वो समझ में आ रहा है? टीचिंग का स्पीड ओके है? बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ है? रिकॉर्डेड सेशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे रोहित। मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की थी, आपने ज्वाइन किए हैं क्या ग्रुप वो? नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से वो लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ। यस दर्शना, एक्चुअली अपना सेशन रात में हुआ है, और उसके बाद मुझे किसी ने भी वो लिंक अपनी जो शीट है वो शेयर नहीं की। अ, एक रिक्वेस्ट है एवरीवन, मतलब गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपको शेयर करती हूँ, वो तो फिल करो ही, और उसी के साथ अगर मुझे आप सबकी ईमेल आईडीज मिल जाते तो मैं आपको इमीडिएटली नोट्स शेयर कर देती। तो कैन यू प्लीज ड्रॉप योर ईमेल आईडीज इन चैट बॉक्स? हाँ, ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स है। ओके। ये दोनों भी, इन दोनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, दोनों ग्रुप्स पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। एंड प्लीज एवरीवन फिल दिस गूगल फॉर्म। अभी एक लिंक मैंने शेयर की है,
प्लीज वो गूगल फॉर्म आप फिल करो एवरीवन। रोहित, अभिजीत, अनिकेत और दर्शन। ओके ललित। ओके। किशोर, आपने मेल आईडी शेयर नहीं किया। ओ यस, गूगल फॉर्म फिल किया है एवरीवन। चलो फिर अभी के लिए हम स्टॉप करें। नॉट येट। हाँ, तो तृप्ति प्लीज वो गूगल फॉर्म फिल करो यार। कुछ नहीं, बस रिकॉर्ड में रहेगा। इट्स नॉट ओपनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कॉपी करके रखो और फिल कर देना। ठीक है, चलो एवरीवन, बाय बाय। मिलते हैं मंडे को। गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।